नमस्कार, मैं विकास कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। दर्शकों, इस कार्यक्रम का एकमात्र मकसद है आपको उपभोक्ता संबंधित तमाम जानकारी प्रदान करना जिससे आप अभी तक अनजान हैं या अनभिज्ञ हैं। आज के अंक में हम बात करेंगे एटीएम फ्रॉड की। अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ये सब चर्चा आज हम इस खास कार्यक्रम में करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन बैंक के सीनियर मैनेजर जितेंद्र कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं भी दूरदर्शन के सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो फ्रॉड है, एटीएम फ्रॉड है, वो किस तरह से किया जाता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर हम फ्रॉड की बात करें तो जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए कि जब हम एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, ख़ास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आप पहले बताएं। मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि एटीएम ने हमारे जीवन में क्या बदलाव किया है और एटीएम के पहले बैंकिंग कैसे हुआ करती थी। तो भारत में एचएसबीसी ने सबसे पहली एटीएम की शाखा बम्बई में खोली थी। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 1997 में सामूहिक रूप से सभी बैंकों के लिए एटीएम की शुरुआत की थी। यहाँ जब तक एटीएम का उपयोग शुरुआती वर्षों में एटीएम का उपयोग प्राइवेट बैंकों ने बहुत ज़्यादा किया। सरकारी संस्थाओं में सरकारी बैंकों ने इसका उपयोग धीरे धीरे करना शुरू किया। लेकिन जब तक एटीएम की शुरुआत नहीं हुई थी उस समय तक ब्रांच में ग्राहकों की बहुत लंबी कतार हुआ करती थी। उनके लिए ट्रांजैक्शन करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। अगर मैंने भी 2008 में बैंकिंग ज्वाइन की थी, हमने शुरुआती दिनों में देखा कि जिस दिन कॉलेज के स्कूल के पेमेंट्स हुआ करते थे उस दिन ब्रांच में 2-3 घंटे लोग लाइन में खड़े रहते थे। लेकिन एटीएम आने के बाद अब आज की तारीख में, आज 2023 है, मैंने 2008 की बात की, शुरुआत 1987 से थी, तो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि हमारी उम्र के जितने बच्चे हैं बैंक में जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्यों? एटीएम की वजह से। तो एटीएम ने क्या किया ऐसा जिसकी वजह से लोगों को इतनी सुविधा हो गई कि पैसे निकालने के लिए उनको एटीएम में जाने की आवश्यकता नहीं हो रही है। सिर्फ एटीएम में जाने की छोड़ दीजिए, किसी भी सामान को खरीदने के लिए भी अब उनको एटीएम तक पहुंचने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसके पीछे क्या वजह है? तो इसके पीछे वजह है एटीएम या एटीएम के डिटेल्स। अब हमें अगर कोई सामान ई कॉमर्स साइट से ही खरीदनी है, ना चेक को यूज़ करना है, ना एटीएम को यूज़ करना है, बस ऑनलाइन साइट्स पे गए, परचेजिंग कर लिया, कहानी खत्म। बिजली बिल का पेमेंट करना है, एटीएम का डिटेल्स अगर हमारे पास है, 2 मिनट में कहानी खत्म। तो इस एटीएम ने हमारे काम को बहुत ही आसान कर दिया, बैंक से जुड़े सारे काम को। तो जब इसने सुविधाएं बढ़ाई तो रिस्क भी है। तो किन किन रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन सुरक्षात्मक कदमों को ध्यान में रखना चाहिए, उसी के बारे में मैं यहाँ पर बताने के लिए आया हूँ। तो एटीएम का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि एटीएम से जुड़ी जो भी जानकारियाँ हैं वो हम अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, किसी को ना बताएं। अगर कोई अनजान है उसके बारे में तो सोचे भी नहीं। एटीएम से जुड़ी क्या जानकारियां हैं? तो एटीएम का कार्ड नंबर हुआ, एटीएम का पिन नंबर हुआ, एटीएम का सीवीवी नंबर हुआ। ये हमें पूरा प्रयास रखना चाहिए कि अपने किसी रिश्तेदार तक को भी ना बताएं। जी सर, एटीएम का इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया और जाहिर है कि सुविधाएं मिली तो कई तरह की परेशानियां भी होंगी, कई तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कई लोग हैं जो जालसाजी करके फ्रॉड का तरीका अपनाकर बहुत लोगों को ठगते हैं। तो किस तरह से एटीएम का इस्तेमाल करके एटीएम फ्रॉड किया जाता है, उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दें। दोस्तों, यहाँ फिर ध्यान देने की बात है, जिस समय एटीएम नहीं हुआ करता था तब पैसे हम कहाँ रखते थे? बैंक कहाँ रखती थी? और उसको छीनने के लिए या उसको चोरी करने के लिए लोग क्या किया करते थे? ध्यान दीजिएगा, आज भी ब्रांच में एक करेंसी चेस्ट हुआ करता है या ब्रांच में एक स्ट्रांग रूम हुआ करता है जिसके अंदर बैंक अपना पैसा रखती है। क्यों? उतना खर्च बैंक क्यों करती है स्ट्रांग रूम बनाने के लिए? क्योंकि बैंक ऐसा मानती है कि उसको रखने पर चोर डकैतों से उसको बचाना आसान होगा। आज की तारीख में जब पैसे एटीएम में है या एटीएम से जुड़े हुए डिजिटल ऑप्शंस में है तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए? कि हमें अपने एटीएम से जुड़े हुए जानकारियां किसी को भी ना दें। लोभ और प्रलोभन बार बार आते हैं और हम अज्ञानतावश या लोभवश भूल कर बैठते हैं।
यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि जिस तरह एटीएम के आने के पहले हम पैसों के बारे में सजग रहते थे, आज भी पर्स हम किसी को नहीं देना चाहेंगे, मोबाइल देने में संकोच नहीं करते हैं। तो यहाँ हमें आदतों को बदलने की आवश्यकता है, और आदतों को बदलने के पहले हमें अपने दिमाग में ये बैठाना है कि एटीएम में जो पैसा है वो डिजिटल ऑप्शंस में है, और उसके बारे में हमें बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि कोई भी बातचीत के माध्यम से ही, आज की तारीख में वो बंदूक नहीं दिखाएगा। अगर उसको पैसे लेने हैं तो वो डाटा का उपयोग करेगा। डाटा उस हर किसी के पास है, तो डाटा का उपयोग करके, डाटा मतलब क्या हुआ, तो यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि डाटा मतलब है ग्राहक के बारे में जानकारी। आज से 15 साल 20 साल पुरानी एक छोटी सी उदाहरण दूंगा। मेरे दोस्त के पास एक साइकिल थी, नई साइकिल थी। उसके एक अनजान आदमी ने उसके पास आकर कहा कि मुझे तुम्हारे पिताजी ने 4,000 रुपये दिए हैं और मुझे तुम 2 मिनट के लिए साथ चलो, मैं तुम्हें 4,000 रुपये दे दूंगा। तो वहाँ उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है अंकल, मैं साथ में चलता हूँ और आपको मैं 2 मिनट में आपसे 4,000 लेके चले जाऊँगा। वहाँ पर उस अनजान आदमी ने उसको उसके पिताजी का नाम बताया, उसके घर का पता बताया, और उसके बाद उसने कहा कि देखो तुम्हें स्कूल जाना है, स्कूल जाने में देर हो रही है, 2 मिनट में साइकिल में बैठ करके वापस आता हूँ और उसके बाद पैसे लेकर तुम चले जाना। वहाँ पर उसने क्या किया, उसने साइकिल दे दिया और वो शाम तक इंतज़ार करता रहा। तो वही कहानी आज एटीएम में है। कोई भी फ़ोन करता है, सर आपका ITR का रिफंड आ गया है, आप इस लिंक को क्लिक करें, सर आपका KYC अपडेट करना है, इस लिंक को क्लिक करें, और हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। डाटा जो उसने दिया है उस पर आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और हमारे पैसे चले जाते हैं। सर मैं चाहूँगा स्कीमर के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि स्कीमर क्या है और किस तरह से स्कीमर से जो है वो डेटा चोरी किया जा सकता है। जब भी हम एटीएम के अंदर जाते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कार्ड रीडर के ऊपर कुछ लगा हुआ तो नहीं है, और साथ ही साथ एक छोटा सा ऊपर में वो एक CCTV लगा देते हैं, जिससे कि क्या करते हैं कि कार्ड स्कीमर जो है वो हमारे कार्ड का डाटा निकाल लेता है। उसके ऊपर लगा हुआ CCTV जो है, जिस पिन नंबर को हम दबाते हैं उसका डाटा निकाल लेता है, और इस दोनों डाटा का उपयोग करके फ्रॉडुलेंट पर्सन हमारे कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट सारे ट्रांजेक्शन कर लेता है। तो ये स्कीमर से बचने का उपाय ये है कि जब भी हम एटीएम कार्ड को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कार्ड रीडर के ऊपर कोई बाहरी यंत्र तो नहीं लगा हुआ है, या कहीं अगर POS को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें खुद यूज़ करना चाहिए और देखना चाहिए कि POS मशीन के ऊपर कोई बाहरी यंत्र तो नहीं है। अगर हम फ्यूल स्टेशन पे पेट्रोल रिचार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई कार्ड रीडर के ऊपर कुछ लगा हुआ तो नहीं है। सर कई बार हमारे ATM से जो है कई बार पैसे विड्रॉल हो जाते हैं कॉल के थ्रू, कई बार हम लिंक के थ्रू, लिंक पे क्लिक करके हम कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती है जिसकी वजह से हमारे ATM कार्ड से बहुत सारे पैसे जो है विड्रॉल हो जाते हैं। उस परिस्थिति में क्या करे जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, वो क्या करे और किस तरह से ये जो है इस तरह की क्रिया की जाती है, उसके बारे में आप बताएं। दोस्तों, एक फिशिंग लिंक्स करके एक बहुत ही आसान तरीका है जिसका उपयोग करके ATM से संबंधित धोखाधड़ी की जाती है। इसमें होता यह है कि आपको एक लिंक भेजा जाएगा या आपको किसी तरह का प्रलोभन दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक लिंक भेजा गया कि आपका ITR का टैक्स रिफंड आया है या आपका ये KYC अपडेट करना है, और आपने कोई लिंक अपडेट कर दिया, और जैसे ही आपने लिंक अपडेट किया तो आपके सारे ATM से जुड़े जो डाटा है वो उनके पास पहुंच गया और उसका उपयोग करके वो ट्रांजेक्शन्स करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही हमें ध्यान देना है कि जैसे ही हमारे खाते से एक बार भी डेबिट हुआ है जो अनऑथराइज्ड है, तो हमें सबसे पहले ये प्रयास करना चाहिए कि किसी भी ऑप्शंस को यूज़ करते हुए, चाहे वो डिजिटल हो या फिजिकल हो, अगर हम खुद जा सकते हैं ब्रांच तो हम खुद जाएं। अगर ब्रांच का ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी पे मेल करें। अगर हमारे पास फ़ोन नंबर है ब्रांच का तो उनको फ़ोन करें। और या RBI ने एक अलग से CGRS पोर्टल ही बनाया है हर बैंकों के लिए, और उस पोर्टल पे भी अगर हम जाकर के शिकायत करेंगे तो वो शिकायत रिकॉर्डेड होगा। अब यहाँ RBI के नियम का ध्यान रखना जरूरी है। RBI का नियम कहता है, जो उन्होंने 2017 की जुलाई में दिया है, कि जिस तारीख को हमने बैंक को किसी भी रिकॉर्डेड चैनल से इसकी शिकायत कर दी, उसके बाद जितने भी अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन्स होंगे उसकी जवाबदेही बैंक की होगी। अगर जैसे ही हमने वर्बल नहीं, ओरल नहीं, जैसे ही हमने राइटिंग में, राइटिंग इन द सेंस राइटिंग हमारा लिखित कागज ब्रांच में जाकर देना हुआ और रिसीविंग लेनी हुई, एप्लीकेशन देना और रिसीविंग लेना दोनों जुड़ा हुआ है, या अगर हम
कंप्लेंट ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम हर बैंक का होता है, आरबीआई का नियम कहता है, अगर नहीं है तो बैंक की कमी है और इसकी शिकायत आपको करनी है। तो जैसे ही आप CGRS पोर्टल पे जाकर के उस बैंक के पोर्टल पे शिकायत करेंगे, आपका रिकॉर्डेड हो गया। मेल से करेंगे, रिकॉर्डेड हो गया। इसमें इस बात का कहीं भी ध्यान नहीं देना है कि बैंक में आज छुट्टी है या खुला हुआ है। आपने जैसे ही पोर्टल पे शिकायत डाल दी, आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो गया। उसके बाद जो भी विड्रॉल्स होगा, जो भी डेबिट होगा, चाहे डिजिटल या फिजिकल, उसकी जवाबदेही बैंक की रहेगी। लेकिन सर जो फ्रॉड पहले हो गया है उस का क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या करें? जो ग्राहक है वो परेशान होते हैं, पहले फ्रॉड का क्या करें? साथियों, यहाँ यह ध्यान देना ज़रूरी है कि जो आरबीआई का सर्कुलर है वो अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन का, वो ये कहता है कि अगर आपने खुद ही ये जानकारी उपलब्ध कराई है, खुद ही अगर आपने ये डिटेल्स दिया है, अगर आपने अपने बेटे को ही डिटेल्स दे दिया एटीएम कार्ड के पिन का, या आपने किसी भी अनजान आदमी को, उसने भले ही कोई भी आपको प्रलोभन दिया, अगर आपने उसको एटीएम कार्ड का पिन का डिटेल्स दे दिया है या शेयर कर दिया है ओटीपी, तब उसकी जवाबदेही बैंक की नहीं रहेगी। उसकी जवाबदेही पूरी की पूरी आपकी है। लेकिन चूंकि आपने ये सवाल किया है तो यहाँ मैं जवाब देना चाहूँगा कि बहुत सारे केस में हमने देखा है कि अगर ग्राहक ने तुरंत शिकायत किया और अगर बैंक ने तुरंत एक्शन लिया तो पेमेंट जो है, पैसे जो है, वो किसी ना किसी पोर्टल पे पड़े रहते हैं। अगर ग्राहक ने पैसे नहीं निकाला है तो पैसे आपको वापस मिलेंगे। और मैंने ढेर सारे उदाहरण में पैसे वापस होते हुए देखे हैं डेबिट होने के बाद, जहां बैंक की जवाबदेही नहीं बनती है, लेकिन पोर्टल बनाए इसीलिए गया है ना। यहाँ फ्रॉड करने का तरीका क्या होता है ना कि ग्राहक एक नहीं डिजिटल ऑप्शंस यूज़ करते हुए ब्रांच गए बगैर अपने एक नहीं 15-15 खाते खोल लेता है। अब ग्राहक पटना में है, अब ढेर सारे उदाहरण हैं, ग्राहक पटना में है और उसने वीडियो कॉलिंग का उपयोग करते हुए फेडरल बैंक में कलकत्ता में अकाउंट खोल लिया, दिल्ली में अकाउंट खोल लिया, किसी बैंक का साइट यूज़ करते हुए। और उसका अगला असर ये होता है कि सपोज़ कीजिए कि उसने फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन किया और 10,000 रुपये उसके कलकत्ता वाले अकाउंट में चले गए। अब उस कलकत्ता वाले अकाउंट में अगर पैसे निकल गए हैं तो चूंकि उसका लोकल एड्रेस कलकत्ता का नहीं है, तो किसी भी तरीके से उसकी विड्रॉल्स के लिए जो मैकेनिज़्म हमारे इंडिया में है, लीगल सिस्टम जो है, वो इतने उसमें अड़चन है कि वो कॉस्ट वाइज वो नहीं हो पाता है। हमें जो आरबीआई का सर्कुलर भी कहता है कि अनऑथराइज्ड, जैसे ही अनऑथराइज्ड हुआ, आपने अगर स्वीकृति दे दी है, आपने अगर पिन का डिटेल्स बता दिया है, तब बैंक की जवाबदेही नहीं है। हाँ, यहाँ यह ध्यान देना है कि बहुत केसेस में अगर आपने समय पे बता दिया तो आपको पैसे मिलने की संभावना रहती है। दूसरी चीज़ यहाँ ध्यान देने की है कि अगर आपने एसएमएस अलर्ट बैंक में एक्टिवेट नहीं कराया हुआ है तो आपको एसएमएस आएगा ही नहीं ट्रांजेक्शन्स का, तो आपको एसएमएस अलर्ट एक्टिवेट कराना है। तो ये सारे ग्राहकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अपने खाते में एसएमएस अलर्ट एक्टिवेट कराएं। ऐसा क्यों कराएं? बहुत बार क्या होता है कि हम एसएमएस को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर हमने एसएमएस अलर्ट कराया हुआ है और अगर फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन के शिकार हो गए और ग्राहक उसने तुरंत डेबिट करना शुरू किया, तब आप बैंक के पास जाएंगे। लेकिन अगर वो 10 दिन पर डेबिट कर रहा है तब आप नहीं जाएंगे। तो उसमें अगर आपने एक बार देख लिया कि एक ट्रांजेक्शन हो गया है और अगर आप बैंक के पास चले गए, यहाँ ध्यान देना है, अगर आप बैंक के पास चले गए तो इसके बाद जब भी डेबिट होगा उसमें आपको पूरे पैसे मिलेंगे, क्योंकि वह जवाबदेही बैंक की हो गई, क्योंकि आपने बैंक में शिकायत दर्ज कर दिया है। तो यहाँ कोई भी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन के बाद आपको ब्रांच में शिकायत किसी भी माध्यम से करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके पैसे को बचाएगा। सर, एटीएम पिन की गोपनीयता की आपने बात की, एक नंबर सीवीवी नंबर होता है, उसकी गोपनीयता कितनी अनिवार्य है, कितना ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग फ़ोन पे, जैसे आपने बोला कि फ्रॉड कॉल्स आते हैं, उसमें लोग सीवीवी नंबर पूछते हैं और उससे फिर जो है एटीएम से कई बार पैसे निकासी हो जाती है। तो सीवीवी नंबर की गोपनीयता कितनी अनिवार्य है और ये नंबर है क्या, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। एटीएम कार्ड के पीछे में एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है जिसमें कि हमारे कार्ड के रिलेटेड डाटा होते हैं। उसी के पीछे 3 अंकों का एक संख्या होता है, उसको कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं। वो डाटा कहीं भी स्टोर्ड नहीं होता है, ना ही बैंक के पास रहता है, ना ही किसी पीओएस या मशीन टर्मिनल में सेव करने का उसका ऑप्शन रहता है। तो वो एक सुरक्षित नंबर रहता है जिसका कि ग्राहकों को बहुत ही सावधानी से उपयोग करना चाहिए। अगर कोई ऑफलाइन ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो हमारे कार्ड का डिटेल्स वहाँ चला जाता है, वहाँ पर भी वो सीवीवी नंबर नहीं जाता है। अगर हम कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वहाँ पर भी वो सीवीवी नंबर नहीं जाता। तो उस सीवीवी नंबर का उपयोग करके बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं और उसका डाटा सिर्फ ग्राहक के पास ही रहता है। वो एक तरह से इंश्योर करता है कि एटीएम एक्चुअली किसके पास है। तो हमें उसको गोपनीय बनाए रखना चाहिए जिससे कि हमारे पैसे सुरक्षित रहे।
सर अभी थोड़े समय पहले आपने चर्चा में बात की, जो फ्रॉड का कंप्लेन की बात की आपने, जो फ्रॉड हुआ है तो उसके कितने घंटे के भीतर या कितने समय के अंदर हमें कंप्लेन रजिस्टर करना चाहिए, और जो अवधि होती है, जो हमें निवारण की अवधि होगी, वो कितने समय तक हमारा जो हमने कंप्लेन किया, जो हमने कंप्लेन रजिस्टर किया, उसका निवारण मिल पाएगा? देखिए, यहाँ पर हमारे खाते से सपोज कीजिए कि 9:40 में एक डेबिट ट्रांजेक्शन का मैसेज आ गया। तो चूंकि आज की तारीख में डिजिटल चैनल का उपयोग करते हुए हम हर 10 सेकंड में या एक मिनट के अंदर 2-3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ समय को लेकर के जो आपके सवाल है, उसका जवाब यही है कि अगर 9:40 में आपको खबर आई है, आपके मोबाइल पे मैसेज आया है कि आपके खाते से डेबिट हुआ है, तो आपको अगले 9:41, 9:42 में ही आपको बैंक को खबर करना है, चाहे डिजिटल ऑप्शन से, फ़ोन से, मेल से, SMS से। अगर आपका ब्रांच आपके घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो आपको ब्रांच तक पहुंचने में जो समय लगेगा, उस दौरान भी जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो आपकी जवाबदेही मानी जाएगी। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको तुरंत उस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और जहाँ पर है आप वहीं पर उस ऑफिशियल वेबसाइट से ब्रांच का नंबर निकालिए। ब्रांच का नंबर बाद में निकालिए, पहले उस CGRS पोर्टल का लिंक निकालिए और वहाँ शिकायत कीजिए। जैसे ही आप शिकायत करेंगे, रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपकी जवाबदेही खत्म। लेकिन इसमें समय सीमा यही है कि अगर वो ट्रांजेक्शन करता गया और 1 घंटे बाद आपके खाते में बैलेंस ही नहीं रहे, तो आपको उस समय ब्रांच जाने का भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। आपको पहले प्रयास करना चाहिए उस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। और आज 2023 है, हम सोचते हैं कि ये ब्रांच का फ़ोन नंबर क्या है, ब्रांच का ईमेल आईडी क्या है, ब्रांच का वेबसाइट किधर है। तो ये ब्रांच का ईमेल आईडी, वेबसाइट और फ़ोन नंबर नहीं है, ये आपके पैसे बचाने के तरीके हैं। अगर आप इसमें लापरवाही बरतेंगे, ब्रांच का ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं लेंगे, ब्रांच का वेबसाइट के बारे में नहीं जानेंगे, तो आपके पैसे सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि पैसे तो ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से 10 मिनट में निकल जाएंगे सारे। तो आपको ये अपने पैसे को बचाने के लिए अपने पास रखना ज़रूरी है। सर सरकार भी समय समय पर लोगों को, जनता को जागरूक करने के लिए कि इस तरह के जो ATM फ्रॉड हैं वो ना हो, अलग अलग पहल करी है विज्ञापन के ज़रिए। तो मैं चाहूँगा इसके बारे में आप थोड़ा बताएं, किस तरह से सरकार जो है अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, ताकि इस तरह की जो फ्रॉड है वो ना हो पाए। देखिए, यहाँ ना RBI ने अभी हाल फिलहाल में 2 बुकलेट रिलीज़ की है। एक राजू और 40 चोर, और दूसरा मोडस ऑपरेंडी ऑन फिनेंशियल फ्रॉड्स। दोनों बुकलेट मैंने खुद पढ़े हैं। एक राजू और 40 चोर जो है वो कॉमिक्स के माध्यम से है। वो आसान तरीकों में समझाता है कि कैसे आपको बहुत प्यार से आपके डिटेल्स पूछे जाएंगे, आपको प्रलोभन दिया जाएगा और आपको उससे बचना है, और कैसे उसके प्रलोभन में आके लोगों के पैसे जा रहे हैं। ये राजू और 40 चोर में बताया गया है, कॉमिक्स के माध्यम से। कॉमिक्स के माध्यम से क्यों? क्योंकि सरकार भी मानती है कि कॉमिक्स के माध्यम से बच्चों को, नई उम्र के लोगों को समझाना आसान है। दूसरा, चूंकि आज की तारीख में ATM से जुड़े जो फ्रॉड्स हैं वो साइबर रिलेटेड है, ऑनलाइन रिलेटेड है, तो दूसरा जो बुकलेट है उसमें आसान तरीकों में समझाया गया है कि कैसे आपके खाते से ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन डिजिटली किया जा सकता है। लेकिन आवश्यकता क्या है? पढ़ने की। तीसरी चीज़ क्या है कि RBI ने 2017 में जो सर्कुलर निकाला है वो भी बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन्स क्या है और ऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन्स क्या है, और बचने के क्या क्या तरीके हैं। चौथा, ऑम्बड्समैन का नियम भी बहुत ही हार्श आया है बैंकरों पर, हम जैसे बैंक के एम्प्लॉयज़ पर। क्या नियम कहता है? नियम ये कहता है कि एक बार अगर ग्राहक ने शिकायत कर दी है तो उसके बाद जवाबदेही बैंक की है, और जवाबदेही में पेनल्टी बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन हम इन जो बुकलेट्स है, जो RBI कहता है, जो अवेयरनेस कैंपेन है, उसको ध्यान नहीं देते। 2-3 उदाहरण मैं उस बुकलेट का अभी आपके सामने साझा करूँगा। स्क्रीन शेयरिंग ऐप के बारे में उसमें बताया गया है। हम कभी जानते हैं क्या, जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं या महिला मित्र से बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप जो है, अनजान महिला मित्र से ही बात करने में कभी ये हिचक नहीं करते हैं कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप को इंस्टॉल ना करें। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप स्क्रीन शेयरिंग ऐप को इंस्टॉल करते हैं, 2 मिनट में आपके अकाउंट का, आपके मोबाइल का सारा डिटेल्स उनके पास पहुंच जाता है और सारे ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ है
कि उस बुकलेट में ये भी बताया गया है कि सेक्सटॉर्शन इत्यादि के बारे में अपने आप को कैसे बचाएं। देखिए, अगर हम मनुष्य हैं तो हमारी कमियां हैं, हमारी कमजोरियां हैं, लेकिन हम अपने आप को कैसे बचाएं अगर यहाँ पर फिनेंशियल फ्रॉड्स बीच में जुड़ रहा है। अगर आपको एक डमी डीएसपी कॉल कर रहा है कि आपने आप इसमें संलिप्त हैं, आपकी संलिप्तता है इसमें, तो आपको यहाँ अपने आप को बचाने के लिए उन सारे रिकॉर्ड्स को सेव करके रखना है, थाने में जाना है, साइबर कंप्लेन दर्ज करनी है। ये नहीं कि एक बार आपकी एक छोटी सी नादानी लापरवाही के बाद आप पर वो बार बार एक तरह से एक्सटॉर्शन करता रहे और आप उसको पैसे देते रहें और मेंटली कमज़ोर होते रहें। तो लेकिन ज़रूरत क्या है कि हम अपने आप को फिनेंशियली अवेयर करें, उन बुकलेट्स को पढ़ें, उसको आपस में अपने साथियों से डिस्कस करें। जब तक कैश बैंक में था ना, तब तक हम बहुत सावधानियां बरतते थे। क्या करते थे? पैसे छोटे बच्चों को नहीं देते थे। आज क्या करते हैं? बेटे थोड़ा सा ये देख लो तो कैसे गूगल पे से पैसे भेजने हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले वो नहीं देते थे, आज हम देते हैं। उसका असर क्या होता है? उसका असर बहुत भयंकर पड़ता है। बच्चों को एक बार गेम्स खेलने की आदत लग जाती है जिसमें कि पैसे जुड़े हुए होते हैं। और मैंने अपने ढेर सारे ग्राहकों के केस में देखा है कि 400-400 रुपये वो हर महीने शुरू में महीने में एक बार निकालता था गेम खेलने के लिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता था गेम खेलने में पैसे कैसे डेबिट हो जा रहे हैं, और गार्जियन परेशान। तो यहाँ आवश्यक है कि हम एज अ गार्जियन अपने बच्चों को भी इन बुकलेट्स के बारे में एजुकेट करें, उनके साथ उन टॉपिक्स पे डिस्कस करें। और ये आज ना हम मोबाइल के बारे में मतलब मैं बैंकर हूँ, मैं अपने आप को पढ़ा लिखा मानता हूँ, ये मेरे साथी हैं, ये भी अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, लेकिन फ्रॉड्स के रोज़ नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। एक कॉल आएगा कि सर आपने क्या वैक्सीनेशन करा लिया है, एक बटन दबाइए। अब अगर हल्की सी भी लापरवाही आपसे हुई, अब खाते आपके डेबिट होंगे, क्योंकि हो सकता है वो मालिशियस हो। दूसरा, उसी बुकलेट में मैंने पढ़ा कि अगर आप पब्लिक वाईफाई का उपयोग कर रहे हैं और आपने कोई फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स किया तो आपके कार्ड के रिलेटेड सारे डाटा चले गए। कभी हम ध्यान देते हैं? उसी बुकलेट में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई पब्लिक प्लेस पे अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं तो कोई इन्फेक्टेड ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, और उसका असर क्या होगा कि आपके कार्ड अकाउंट के रिलेटेड सारे डाटा उनके पास चले गए। आप किसी भी तरीके से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन बचने का तरीका क्या है? इसमें बचने का तरीका एक ही है, आप अपने आप को फिनेंशियली अवेयर करें, अपडेट करें, नए नए जो फ्रॉड्स के तरीके आ रहे हैं उनसे अपने आप को बचाएं। एक दूसरा तरीका भी है, अपने मोबाइल ट्रांजैक्शन से या ऑन जो अकाउंट आपका लिंक्ड है उसमें कम से कम बैलेंस रखें। 2-3 अकाउंट अपने सेविंग्स के रखें, एक रखें जिसमें कि आप अपने ज़्यादा बैलेंस रखें, और जिससे आप नॉर्मल ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें कम से कम बैलेंस रखें, क्योंकि लापरवाही हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो अगर ट्रांजैक्शंस वैल्यू छोटा रहेगा तो आपकी चिंता बढ़ेगी नहीं। सर, अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो मैं चाहूँगा अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। देखिए, यहाँ ध्यान देने की बात है कि फ्रॉड्स की शुरुआत लोभ से मुख्य रूप से होती है। तो अगर हम अपने आप को लोभ में न डालेंगे, सावधान रहेंगे, सजग रहेंगे, इन बुकलेट्स के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे, तो अपने आप को फिनेंशियल फ्रॉड से अधिक बचा पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी कि एटीएम अगर इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और एटीएम फ्रॉड जैसे चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में हमने बात की एटीएम फ्रॉड की। एटीएम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, सीवीवी नंबर क्या है और सीवीवी नंबर की गोपनीयता कितनी अनिवार्य है, इसके बारे में आज हमने चर्चा की। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त, पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।